हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 12। ये इस सीरीज का सेट नंबर 12 है और ये है न्यूमेरिकल स्पेशल। यानी कि इस वीडियो में जो हम 25 प्रश्नों को करने वाले हैं, 25 सवालों को करने वाले हैं, वो सारे के सारे होंगे न्यूमेरिकल। और हर एक जो सवाल होगा, हर एक जो न्यूमेरिकल होगा, वो ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ होगा। सारे के सारे जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2018 में। और जो आप न्यूमेरिकल देखने वाले हो, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप में से जिन्होंने भी इस वाले प्लेलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो वो जा करके कंप्लीट कर ले। इसमें 1 या 2 वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने केवल फार्मूले करवाए हुए हैं, केवल उनमें फार्मूले ही फार्मूले हैं। क्योंकि फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखोगे सवाल नहीं बना पाओगे। सवाल आसान ही आते हैं लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए, तभी वो आसान सवाल भी आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो जिन्होंने भी आप में से इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया हुआ है वो जाकर के कंप्लीट कर ले। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो सवाल कम चांस है कि आप नहीं बना पाओगे, ज़्यादा चांस है कि आप आसानी से सवाल बना दोगे अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो। इसमें मैंने क्लास 9th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और क्लास 10th के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर वो सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज भी मैंने करवाया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर। और एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में है। तो पहले आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करें, फिर वो सिंगल वीडियो वाला कंप्लीट करें। तो जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है वो जाकर के इस वाले प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। अब बढ़ते हैं आगे इस सेट में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विराम अवस्था से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। विराम अवस्था से चलकर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और 30 सेकंड में वेग ये हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो अंतिम वेग है वो है 6 मीटर पर सेकंड। हमसे त्वरण पूछा है तो त्वरण बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट्टे में समय। यानी वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो बस इस वाले फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करना है, 6 - 0 और बट्टे में 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में ये आंसर टिक नहीं मारना है। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ और, पहले सवाल को आप खुद से बनाएं। जैसे ही सवाल आए वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को खुद से बनाइए और देखिए आप आंसर निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। उसके बाद कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्नों को आपने खुद से बनाया है, कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही निकाला है। देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा की इकाइयों की गणना करें। 100 वाट का लैंप है, रोज 8 घंटे के लिए यूज किया जाता है। अगर डेली 8 घंटे तक इस्तेमाल किया जाएगा तो 3 दिन में लैंप कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। हमें एनर्जी का पता करना है, कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है, वो भी किसमें, यूनिट में। इस यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में हमें पता करना है। हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वो भी यूनिट के हिसाब से आता है कि हम लोगों ने 1 महीने में कितने यूनिट एनर्जी खर्च की है, उसके हिसाब से हम बिल पे करते हैं। तो यहाँ आपको ये पता करना है कि 3 दिन में इस लैंप ने कितने एनर्जी को कंज्यूम किया है। अगर वो डेली 8 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है तो ऊर्जा की जो एसआई मात्रक है वो है जूल, लेकिन हमें चाहिए किलोवाट आवर में। तो ऊर्जा बराबर एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम। ये आपको ध्यान में रखना है। पावर हमें दिया गया है 100 वाट, लेकिन हमें तो चाहिए किलोवाट आवर में। तो इस 100 वाट को हम चेंज करेंगे किलोवाट में, तो ये अब वैल्यू है किलोवाट में। टाइम हमें चाहिए आवर में। हमें दिया गया है 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे, लेकिन ये 1 दिन का है। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 8 × 24, 24 घंटे। ये आ चुका है आवर में। अब देखो किलोवाट आवर हमें मिल चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ पर खत्म होगा। 2.4 किलोवाट आवर, 2.4 यूनिट्स। इसी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोल देते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। आंसर हमारा 2.4 यूनिट। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। अब यदि बल और विस्थापन दोनों के जो डायरेक्शंस हैं वो एक समान है, दोनों की जो दिशा है वो बराबर है, तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुने में विस्थापन। अगर दोनों की दिशा एक समान है तो। यदि दोनों की दिशा विपरीत हो, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो,
तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। माइनस में बल गुने में विस्थापन, यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हो बल और विस्थापन तो किया गया कार्य शून्य होता है, 0 होता है। अब हमारे केस में ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है, तो हम लोग इस वाले केस को मान करके चलेंगे अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमें कार्य पूछा है, W पूछा है, बल दिया गया है 50 न्यूटन और विस्थापन है 10, तो आंसर हमारा हो जाएगा 500 जूल। ए हमारा राइट आंसर। यूनिट का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमें आंसर जूल में चाहिए यानी कि एसआई मात्रक में चाहिए। तो जब आप सवाल को बनाने जाएंगे तो हर एक यूनिट एसआई यूनिट होना चाहिए। हमें आंसर जूल में चाहिए था तो बल हम एसआई मात्रक में डालेंगे, 50 न्यूटन ऑलरेडी दिया हुआ है। विस्थापन हम लोग मीटर में डालेंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है। मान लीजिए ये सेंटीमीटर में होता तो हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। तो यूनिट का आप ध्यान रखें। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। इस टोटल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे नाइट्रोजन का टोटल वेट, नाइट्रोजन का हम लोग ऊपर में मास लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल मास। टोटल मास बोले तो किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में चाहिए। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, यहाँ पर 2 परमाणु है तो 28 टोटल हो जाएगा। नाइट्रोजन का टोटल जो यहाँ पर द्रव्यमान है वो 28 है। उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो टोटल 4 इसका द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पर 3 परमाणु है तो 16 तिहाई 48। इसको हम जोड़ेंगे ना तो 80 आएगा यहाँ पर वैल्यू। तो ऊपर में केवल हम नाइट्रोजन का मास लिखेंगे तो 28 और नीचे में 80 और मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 35% वैल्यू निकल करके आएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा। 19F9 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। हमें दिया गया है 19F9, इसमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ये जो नीचे संख्या दी होती है ये होती है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 9, परमाणु संख्या 9। जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर 9। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, प्रोटॉन की संख्या 9, देख लो कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, प्रोटॉन की संख्या 9। अब है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं तो 10 न्यूट्रॉन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये जो ऊपर नंबर है यह है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, यह बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर 19 है। प्रोटॉन की संख्या हमने देखा 9 है, तो 19 में से 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल करके 10 आएगा। आंसर हमारा सी। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? धरती पर टकराने से पहले जो वस्तु है, धरती पर टकराने से पहले जो वस्तु है इसकी गतिज ऊर्जा जो है ये 400 जूल है। गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हाफ mv²। अगर गति अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाएगी। धरती पे टकराने से ठीक पहले वस्तु की जो गति होती है ना वो मैक्सिमम होती है, मतलब गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। ये जो गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। इस वस्तु को किसी हाइट से, किसी ऊंचाई से गिराया गया था, तो मान लेते हैं वो हाइट h है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से वस्तु को नीचे की ओर गिराया गया था, ये हाइट h है। जब वस्तु इस हाइट पे रही होगी तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा रही होगी। जैसे जैसे ये वस्तु नीचे की ओर आई इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आई होगी। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। वो स्थितिज ऊर्जा जो कम हो जाएगी वो बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। धरती पर टकराने से ठीक पहले इसकी सारी स्थितिज ऊर्जा जो है ये खत्म हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई 0 हो चुकी होगी। तो धरती पर टकराने से ठीक पहले स्थितिज ऊर्जा 0, क्योंकि ऊंचाई 0 हो चुकी है। और सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है, क्योंकि धरती पर टकराने से ठीक पहले जो गति होती है वो अधिकतम होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, एक टाइम में यही गतिज ऊर्जा इसके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध थी जब ये h हाइट पर वस्तु थी। तो यहाँ से देखो m का मान 2 किलोग्राम है, g का मान हमें 10 लेना है, h हमें चाहिए और बराबर 400। यहाँ से h बराबर होगा 400 बट्टे में 2 गुने में 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो हमारा आंसर यहाँ पर 20 जूल निकल करके, माफ़ करना जूल नहीं मीटर, आंसर हाइट चाहिए 20 मीटर। तो ये सवाल था एनर्जी कंजर्वेशन पे कि जो सारी स्थितिज ऊर्जा है वो बदल गई गतिज ऊर्जा में। तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, बराबर कर दिया। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर यानी कि क्रस्ट और 20 तरंग ट्रफ उत्पन्न करता है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। देखिए, एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ बराबर एक कंपन बोल सकते हो आप, यानी कि वाइब्रेशन, या फिर बोल सकते हो एक ऑसिलेशन यानी कि एक दोलन। एक शिखर प्लस एक गर्त बराबर एक कंपन या एक दोलन। हमें दे रखा है यहाँ पर 20 क्रस्ट प्लस 20 ट्रफ, तो हम बोल सकते हैं 20 वाइब्रेशन या फिर 20 ऑसिलेशंस। लेकिन टाइम क्या है, 0.4 सेकेंड है। हमें चाहिए आवृत्ति। आवृत्ति बराबर ये होता है कि 1 सेकेंड में कितने बार कंपन किया गया है या फिर 1 सेकेंड में कितने बार दोलन किया गया है। 1 सेकेंड में यहाँ देखो 20 बार कंपन किया गया है, 20 बार दोलन तो किया गया है, लेकिन 0.4 सेकेंड में किया गया है। हमें आवृत्ति चाहिए तो हम 1 सेकेंड में निकालेंगे। तो 0.4 सेकेंड में अगर 20 बार दोलन किया जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी बार, 20 बट्टे में 0.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज ऐसा मात्रक है आवृत्ति के लिए, 50 हर्ट्ज। इस तरह के सवाल जो है काफ़ी पूछे गए हैं 2018 ग्रुप डी में, तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है, गति 380 मीटर पर सेकंड है, 380 मीटर पर सेकंड है। तरंग की चाल बराबर ये होती है तरंगदैर्ध्य और गुने में आवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तरंग की चाल बराबर तरंगदैर्ध्य गुने में आवृत्ति। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तरंगदैर्ध्य। हमें चाल दी गई है 380, तरंगदैर्ध्य हमें चाहिए और आवृत्ति दी गई है 840 हर्ट्ज। 840 हर्ट्ज, तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे 380 और बट्टे में 840। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा 0.45 मीटर। 0.45 मीटर, ये हमारा राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान चाहिए, जिसका भी आणविक द्रव्यमान चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। आणविक द्रव्यमान चाहिए तो सारे का परमाणु द्रव्यमान लिख करके जोड़ दो। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 32। तो अभी इन दोनों 32 को जोड़ दो, 64। सी हमारा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर मान लो आपसे ये बोल देता कि मोलर द्रव्यमान कितना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ देता कि मोलर द्रव्यमान कितना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 64 U है ना, इसी U को हटाकर यहाँ पर ग्राम लगा देते हैं, तो ये मोलर मास हो जाएगा, मतलब 1 मोल का मास हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर क्या होता है, भार को हम लोग W से दिखाते हैं, और ये भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। ये भार बराबर फॉर्मूला है। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है हमें 9.8 लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 न्यूटन आएगा। भार जो है ये बल है, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन, 98 न्यूटन। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है हमें ये पता करना है। 0.6 मोल में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये है मॉलिक्यूल, यानी कि अणु है, ये है मॉलिक्यूल। अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो मैं आपसे ये बोलता हूँ यहाँ पर कि हम अगर इसका 1 दर्जन लेते हैं,
1 दर्जन लेते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम 1 मोल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है 6.22 इंटू 10⁻23 संख्या में इतने। जैसे 1 दर्जन में संख्या 12, वैसे ही 1 मोल में संख्या में इतने। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें दिया गया है 0.6 मोल। देखो, आपको चाहिए परमाणु, तो परमाणु पता करने से पहले हमें अणु पता करना होगा कि कितने अणु हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अणु पे जा रहे हैं। 0.6 मोल में चाहिए, तो 0.6 मोल में अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आएगा 3.613 इंटू 10⁻23। अब ये इतने क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। हमसे पूछा गया है कि सल्फर के कितने परमाणु हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का 1 अणु उठाते हैं तो उसमें सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1 ही है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के जितने अणु, सल्फर के उतने ही परमाणु। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में इतने अणु हैं, तो सल्फर के परमाणु भी इतने ही हो जाएंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पर यह पूछ देता कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद है, तब आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम क्या करते हैं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड के 1 अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? इसी में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। मान लीजिए आपसे यही पूछ देता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में टोटल परमाणु कितने होंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 अणु में 3 परमाणु, तो इतने अणु में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4.2 किलोवाट आवर, इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, आसान सवाल है, तो ध्यान में रखें। 1 किलोवाट आवर बराबर यही होता है 1 यूनिट, और बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 4.2 किलोवाट आवर बराबर 4.2 यूनिट्स बराबर 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15.12 इंटू 10⁻6 जूल हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। Mg2+ में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। Mg2+ में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर ये मैग्नीशियम है तो इसमें 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा क्या होगा कि इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके भाग जाएंगे तब जाकर के इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा। तो अब इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमसे प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है। देखो, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे प्लस चार्ज आ जाए ऊपर में, चाहे माइनस चार्ज आ जाए, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि प्लस माइनस का आना ये इलेक्ट्रॉन के आने जाने पर डिपेंड करता है, ना कि प्रोटॉन के। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा 12। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। हाफ m देखो 20 है, 20 किलोग्राम, गति दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 गुने में 6, इसको से कैंसिल आउट करेंगे तो 360 जूल हमारा राइट आंसर। पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका लेते हैं 1 मोल तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन हमें चाहिए 0.5 मोल में, यानी कि आधे मोल में चाहिए, तो संख्या ये आधी हो जाएगी, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने अणु होते हैं, हमसे अणुओं की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर 3.01 इंटू 10⁻23 ए हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल डैश हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। हमें द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम, हमें दी गई है गतिज ऊर्जा 1 जूल,
और हमसे पूछ लिया गया है कि वस्तु की चाल कितनी है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², यही है। 1 जूल हमें गतिज ऊर्जा दी गई है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, हमें चाहिए v। तो यहाँ से v² बराबर 2 और v बराबर √2 का। तो 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.41 मीटर पर सेकेंड। 1.41 ही होता है ना शायद। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम मूल्य के मतलब यहाँ पर मान के। 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम मान के प्रतिरोधक समानांतर परिपथ में जुड़े हैं। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। ये देखो दिखलाया गया है यहाँ पर 8 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों को समानांतर क्रम में लगाना है। तो इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 ओम दिया गया है ना, इसके स्थान पर आप लिख लो 8 ओम। यहाँ देखो 2 ओम है तो इसके स्थान पर लिख लो 4 ओम, और यहाँ पर 1 ओम है तो इसके स्थान पर लिख लो 12 ओम। अब ये सारे हैं समानांतर क्रम में। जब समानांतर क्रम में हम लोग रेजिस्टर्स को लगाते हैं, प्रतिरोधकों को लगाते हैं, तो देखो जो विद्युत धारा है ना, ये बट जाती है। जो विद्युत धारा है, जैसे यहाँ से जो विद्युत धारा है वो I चली, सारे में बट गई। यहाँ पर देखो इसमें I1 गई, इसमें I2 और इसमें I3, सारे में जो विद्युत धारा है वो बट गई। तो समानांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो सारे प्रतिरोधक में जो विद्युत धारा है वो अलग अलग जाती है। लेकिन वही अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो विद्युत धारा सारे में समान ही जाती है। जैसे यहाँ से मान लो अगर 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती तो इससे भी 5 एम्पियर, इससे भी 5 एम्पियर, इससे भी 5 एम्पियर विद्युत धारा जाती। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। प्रतिरोधक के मान के हिसाब से क्या होगा, रेजिस्टेंस के हिसाब से जो करंट का जो वैल्यू है ये बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए समतुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर समानांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि यहाँ पर 3 ही रजिस्टर्स हैं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, अगर और होता तो हम आगे और इसको बढ़ाते हैं। R1 का मान 8 है, R2 का मान 4 है, R3 का मान 12 है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 आएगा। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2, 11/24। ये जो 11/24 है ये 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। हमें चाहिए R इक्विवेलेंट का मान, हमें 1/R इक्विवेलेंट का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट का मान। तो इसको हम पलट देंगे। जब हम इसको पलटेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब हम इसको पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर 24/11 ये हो जाएगा। और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे पॉइंट में तो 2.18। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये ओम। मान लीजिए यही अगर श्रेणी क्रम में लगा होता तो बहुत ही आसान हो जाता है। सबको हम आपस में जोड़ देते हैं, सबको आपस में जोड़ देते तो 8 4 12 प्लस 12 24 ओम हमारा आंसर हो जाता अगर श्रेणी क्रम में होता तो इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे गए हैं ग्रुप डी 2018 में, और आपके आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे इस तरह के बहुत सारे सवाल। तो आप इसको ध्यान में रखिए। ए हमारा राइट आंसर। एक ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है वो 400 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य इतनी है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? हम लोगों ने अभी देखा तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य और गुने में आवृत्ति। बस वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर 2.5 × 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश से बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बराबर, एक तो आप ये जानते हो हाफ mv², यहीं से एक और फॉर्मूला निकल करके आता है, ये होता है p²/2m। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट ध्यान में रखें कि गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे में 2m। अब यही जो संवेग है 20% से बढ़ता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। तो अगर हम ये मान लें कि जो प्रारंभिक संवेग था वो 5 था तो अंतिम संवेग ये कितना हो जाएगा? 5 का 20% 1, तो 1 से बढ़ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो जब संवेग 5 था, 5 यूनिट में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 का स्क्वायर बटे में 2m, तो 25/2m। जब संवेग 6 हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 36/2m।
तो अब हमें बस ये चेक करना है कि कितने % से जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ गई। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम चेंज निकालेंगे, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक और बट्टे में जो प्रारंभिक वैल्यू है 25 बट्टे में 2m। ये 2m से 2m ये सारा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो 36 बट्टे में 36 माइनस में 25 और बट्टे में 25 और गुने में 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 बट्टे में 25 और गुने में 100, तो 44% हमारा यहाँ पर आंसर होगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश मोल मौजूद है। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश मोल मौजूद है। मोल बराबर क्या होता है, मास जो हमें दिया होता है ग्राम में और बट्टे में मोलर मास। मास हमें ग्राम में देखो 144 दिया हुआ है, अब मोलर मास चाहिए। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है, 24 U। हमें मोलर मास चाहिए तो इस U को हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम लगाएंगे। तो 24 यहाँ पर ग्राम, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मोल हमारा आंसर निकल करके आएगा B। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन। अगर दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो विस्थापन और दूरी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर जो कार्य है वो है 2000 जूल, बल है 4000 न्यूटन, हमें दूरी चाहिए। तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 2 बट्टे में 4 यानी कि 1 बट्टे में 2 0.5 मीटर ये डिस्टेंस है। यदि किसी बांध से 19.6 नीचे स्थित टरबाइन व्हील में पानी गिरता है तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात करें। अब ये भी वही सवाल है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। जब पानी इस ऊंचाई पे था तब इसके पास स्थितिज ऊर्जा mgh थी। जब ये पानी नीचे टरबाइन पे गिरा उस समय उसकी वेग जो है अधिकतम रही होगी, यानी सारी की सारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी। तो mgh बराबर हाफ mv²। जब h हाइट पर, जो कि हमें दे रखा है 19.6, जब पानी इस हाइट पे रहा होगा तब उसके पास ये स्थितिज ऊर्जा रही होगी। जब पानी टरबाइन पे गिरा उस समय वेग जो है अधिकतम रही होगी, यानी कि चाल जो है अधिकतम रही होगी, यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम रही होगी। अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। तो सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहाँ m से m खत्म हो जाएगा। g का मान 9.8 लेना है, h का मान 19.6 है। यहाँ पर v² हो जाएगा, हमें v चाहिए। तो यहाँ से v² बराबर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा इस वाले 2 से। तो 19.6 इंटू 19.6 यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 19.6 यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हाइट पर जब होती है, जब वस्तु मैक्सिमम हाइट पर होती है तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये मैक्सिमम होती है और गतिज ऊर्जा मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है और वो 0 होती है। ज़मीन पर टकराने से ठीक पहले जो गतिज ऊर्जा है ये मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गति मैक्सिमम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है ये 0 हो जाती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का यहाँ पर खेल है। 1 किलोमीटर में प्रकाश वर्ष की संख्या ज्ञात करें। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है मीटर में, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 9.46 इंटू 1000 से भाग लगाएंगे तो ये ऊपर में 12 हो जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में 9.46 इंटू 10⁻12। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलने वाली है लाइट ईयर 1.06 इंटू 10⁻13 प्रकाश वर्ष। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। देखो पावर हमें दिया गया है 1000 वाट,
टाइम हमें दिया गया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। अब ये जो पंप है ये कितने मात्रा में पानी को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस पंप से एनर्जी मिलने वाली कितनी है। इस पंप से जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी को प्राप्त करके पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेते हैं। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी और बट्टे में समय, ऊर्जा बट्टे में समय, तो एनर्जी बट्टे में टाइम बराबर ये 1000 है। एनर्जी हमें चाहिए तो 1000 और गुने में टाइम 60 सेकेंड, मिनट में नहीं डालना है, ऐसा मात्रक में डालना है। तो ये एनर्जी है। इसी एनर्जी को प्राप्त करके पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो जब 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी ये पहुंच जाएगा तब उसके पास यानी कि पानी के पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh के होती है। h का मान जो है हमें दिया गया है, m का मान हमें चाहिए, g का मान 10 लेना है, h का मान 10 है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो m का जो मान है ये 600 किलोग्राम है। बी हमारा राइट आंसर। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और वेग 6 मीटर पर सेकंड है। तो संवेग बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुने में वेग। द्रव्यमान है 50 किलोग्राम और वेग है 6, तो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बी हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 12 यहाँ पर समाप्त होता है। इस सेट में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखे। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।